Hi everybody. So once again welcome you all on Law Vita here. This is Aradhya Gupta. Today in this lecture we will be discussing the making of Indian Constitution, how the Constituent Assembly was constituted and how it was its working, and finally how the Constitution came into force. So we'll see all of these things. In the previous lecture we discussed the meaning of Constitution, how it is different from the concept of constitutionalism, and what are the certain sources of our Indian Constitution. So I'll leave the link of that video in the description box, so you can watch that from there. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, उसकी नींव कैसे रखी गई, कैसे आइडिया पहले आया लोगों के दिमाग में, ठीक है, किस तरीके से फिर उन लोगों ने फ्रेमिंग किया, क्या क्या डिसीजंस लिए, ठीक है। ये सब डिस्कस करने से पहले देखो मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले चलती हूँ, लीगल हिस्ट्री में ले चलते हैं कि 1600 में सबसे पहले एक चार्टर पास हुआ था, रॉयल चार्टर, जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिली थी, मोनोपोली मिली थी, लेजिस्लेटिव पावर्स मिले थे, वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। फिर वो 1608 में इंडिया में आई थी पहली बार सूरत में। 1611 में वो पहली बार मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया, फिर सूरत में किया, मद्रास में, कैलकाटा में, बॉम्बे में। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे हमारे इंडिया में पूरे के पूरे पैर पसार लिए थे, मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है। वो लोग ने अपना रूल स्टार्ट कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो लोग ने कई सारी बैटल्स को जीता था, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ स्वाली, बैटल ऑफ बक्सार, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैक्टिक्स प्ले करके उन लोगों ने बैटल्स जीते, ठीक है, दीवानी राइट्स को अक्वायर कर लिया। तो एक तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक एमएनसी बन चुकी थी इंडिया में। अब इस चीज़ के बारे में वहाँ के क्राउन को पता चला, जो ब्रिटिश मोनार्क थे, उन्हें लगा कि भाई ज़रूरी है कि इसके ऊपर थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा ना स्ट्रिक्टनेस लगाई जाए, थोड़े रेगुलेशंस इम्पोज किए जाएँ इस कंपनी के ऊपर। तो उन लोगों ने एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया। उसमें ये पहला वो स्टेप था विच पुट द कंट्रोल और रेगुलेशंस ओवर दिस ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करते करते जो ब्रिटिश मोनार्क थे, जो ब्रिटिश क्राउन थे, वहाँ का जो राजा थे, वो इंडिया में पैर अपना जमा रहे थे कि अब वो रूलिंग करेंगे, ठीक है। अब एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपनी एंट्री ले ली थी पूर्ण रूप से इंडिया में रूलिंग करने का, ठीक है। तो फिर एक एक करके अलग अलग चार्टर्स पास हुए आपके 1813, 1833, 1858, अलग अलग एक्ट्स पास हुए थे, ठीक है। और ऐसा करते करते फाइनली 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अस्तित्व था वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका था। लगभग 100 साल का उन्होंने यहाँ पे रूलिंग किया इंडिया में, फिर 100 साल के बाद वो एंड हो गया और अब पूरी तरह से जो ब्रिटिश क्राउन था उनका रूल स्टार्ट हो चुका था। मतलब द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ बीन एंडेड एंड द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन हैज़ बिगन, ठीक है। उनकी पूरी सत्ता आ चुकी थी इंडिया के अंदर। तो वो लोग रूल करते थे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, ठीक है, बिल्कुल फ्री होके। हमारा कंट्री एक तरीके से डिपेंड हो गया था। वो लोग इंडियंस को बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं देते थे किसी भी इंडिया, किसी भी गवर्नमेंट के एस्पेक्ट में, किसी भी पॉलिटिकल परव्यू में, चाहे वो लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो। तो इस तरीके से धीरे धीरे जितने हमारे उस वक्त के इंडियन लीडर्स थे, जितने प्रोमिनेंट पर्सनस थे, उन लोगों के अंदर एक जागरूकता आई कि ज़रूरत है कि हम अपने लिए खुद लड़ें, हमारा खुद का अस्तित्व होना चाहिए ज़रूरी। कई सारे लीडर्स ने हिस्ट्री में इस चीज़ के लिए लड़ाई की, प्रोटेस्ट किए हैं, ठीक है, बहुत सारी वो हिस्ट्री के अलग चैप्टर्स हैं आपके। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, जिसको मोंटेग चैलमफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, जब वो पास हुआ था तो उसमें भी इतना रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को नहीं दिया गया था। सो दैट वाज अपोज बाय इंडियंस दैट देयर इज़ नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन। फिर उस वक्त वहाँ पे साइमन गो बैक का नारा भी बहुत प्रोटेस्ट किया जाता था, साइमन गो बैक। उसके बाद आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पास हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का लॉन्गेस्ट एक्ट है अब तक का, उनका इनेक्टेड लॉन्गेस्ट एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। उसके इनेक्ट होने से पहले ही इंडियंस को लगा कि नहीं, ज़रूरत है कि हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करें। तो इसकी शुरुआत हुई 1934 में। एम.एन. रॉय, जो कि एक आई कैन से ही वॉज अ पायनियर ऑफ दी कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट को इंडिया के अंदर स्टार्ट किया था। तो एम.एन. रॉय ने सबसे पहले ये आइडिया पुट फोर्थ किया कि ज़रूरत है फॉर फॉर्मिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि हम अपने इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मुलेट करें। ये बात पहली बार 1934 में रेज हुई बाय एम.एन. रॉय।
ठीक है। इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके 1 साल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज़ को ऑफिशियली डिमांड किया कि हाँ, हमें अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, जिसके थ्रू हमारा खुद का इंडिया का हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करें, उसको बनाएं, राइट। In 1938, Pandit Jawaharlal Nehru, on behalf of Indian National Congress, said that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise. 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे बोला कि हमें हमारी फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस, हम बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें जितने भी मेंबर्स हम लोग जो भी मेंबर्स उसके होंगे वो थ्रू इलेक्शंस उसमें ऐड ऑन होंगे और इलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स एवरी पर्सन हु इज़ above the age of 18 years, that person can contest in election, that person can vote in the election irrespective of any sort of discrimination either of caste, creed, sex, gender, religion etc. ठीक है। So this was being declared by पंडित जवाहरलाल नेहरू कि हमें ज़रूरत है कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो और फिर उसके माध्यम से हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे बिना किसी आउटसाइड इंटरवेंशन के, बिना किसी ब्रिटिशर्स की इन्वॉल्वमेंट के, सिर्फ इंडिया का होगा वो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? इट इज़ बेसिकली a body or assembly which includes the representatives who were elected and the motive of forming the assembly was to frame, draft or adopt the constitution। तो ये एक body थी, I can say assembly था, जिसमें वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूड थे जो कि इलेक्शन के प्रोसेस से इलेक्ट होकर इसमें ऐड हुए थे, इसमें ज्वाइन हुए थे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मोटिव क्या था कि अपने खुद के इंडिया के फ्री इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, अडॉप्ट करना और उसको ड्राफ्ट करना, ये इसका मेन मोटिव था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। फिर 1940 में ऑगस्ट ऑफर एक्सेप्ट किया गया। ऑगस्ट ऑफर क्या था? ये डिमांड थी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑफिशियल डिमांड थी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था 1940 में। 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स केम विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर 1942 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और उनके थ्रू एक प्रपोजल भेजा, एक ड्राफ्ट प्रपोजल भेजा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने कि आप ये ड्राफ्ट प्रपोजल है, आप इसको देखिए और इसके माध्यम से आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हो, ठीक है, टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। उन्होंने बोला कि फिर आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हो, ये उसका एक ड्राफ्ट प्रपोजल है। लेकिन वो प्रपोजल जो है वो हमारी इंडिया की जो मुस्लिम लीग थी उसने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज जो मुस्लिम लीग थी वो डिमांड कर रही थी फॉर अ सेपरेट नेशन, ठीक है। उनका डिमांड था कि एक सेपरेट टेरिटरी फॉर्मुलेट किया जाए मुस्लिम्स मेजॉरिटी के लिए, ठीक है। इसलिए उन्होंने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई थी फाइनली 6 नवंबर 1946 को, ठीक है। फिर इसके बाद एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था, इट कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर्स, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। ये 3 मेंबर्स थे इस कैबिनेट मिशन में। वो लोग इंडिया आए, ठीक है। इंडिया आए वो लोग ऑन 24 मार्च 1946, जो कि ब्रिटिश क्राउन ने भेजा था, ब्रिटिशर्स ने भेजा था। द कैबिनेट मिशन प्लान वॉज पब्लिश ऑन 16 मई 1946। ये वो प्लान था जिसके बेसिस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मुलेट हुई थी फाइनली, ठीक है। और ये जो प्लान था वो पब्लिश हो गया था 16 मई 1946 को, राइट। अब देखो, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्लान पे वो बनने वाली थी वो पब्लिश हो चुका है। अब इलेक्शंस होंगे उसी के बाद तो फॉर्मुलेट होगी नवंबर में जाके। तो उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट ये डिसाइड किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पार्टली इलेक्टेड होगी और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी होगी, ठीक है। उसमें से आधे मेंबर्स इलेक्शन के थ्रू आएंगे, आधे मेंबर्स नॉमिनेट होंगे। द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो हेल्ड इन जुलाई एंड अगस्त 1946। तो इसके इलेक्शंस शुरू हो गए, इलेक्शंस हुए इसके जुलाई और अगस्त में in 1946, राइट। अब इसका कॉम्पोजिशन कैसे कैसे था? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, है ना। कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर ये फॉर्मुलेट हुई, ये कॉन्स्टिट्यूट हुई 6 नवंबर को। इसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 389। इसमें जब ये बनी थी उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल मेंबर्स कितने थे? 389, ठीक है, जिसमें से
296 वर अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, जो कि ब्रिटिश इंडिया से मतलब है जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी जिस पे ब्रिटिशर्स का राज था, ठीक है। थ्रू 296 सीट्स तो वहाँ की थी, और 93 सीट्स, जिसके अलावा इसमें से इतनी बची हुई सीट्स 93 सीट्स वो प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती थी, मतलब जहाँ पे राजा हुआ करते थे, ठीक है, राजा महाराजा। तो 296 सीट्स वर अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स टू द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। ये जो ब्रिटिश इंडिया है फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, गवर्नर्स प्रोविंसेस एंड चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें सीट्स अलोकेटेड थी, ठीक है। अब जाके आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो गई, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 6 नवंबर 1946 को। अब इसकी वर्किंग कैसे कैसे हुई, देखो वर्किंग देखते हैं। पहली मीटिंग हुई इसकी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ऑन अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने उस मीटिंग में को बॉयकॉट किया, वो लोग ने उसको अटेंड नहीं किया, और उनका जो डिमांड था वो यही था कि वी वांट अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिकेम द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस वक्त डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस मीटिंग के सबसे एजेड पर्सन थे, ठीक है। एक कंट्री का ऐसा प्रोविज़न हुआ करता था कि जो पर्सन सबसे एजेड होता है, एजेड पर्सन हाईएस्ट, तो उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो उसी चीज़ को अप्लाई करते हुए उस वक्त मीटिंग में हाईएस्ट एजेड पर्सन सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो उनको इंटरिम यानी कि टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया था उस दिन पहली मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। लेटर ऑन 11 दिसंबर 1946 अ मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज। 2 दिन के बाद फिर से एक और मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला परमानेंट प्रेसिडेंट, फाइनल प्रेसिडेंट बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। तो टेम्पररी बने थे सच्चिदानंद सिन्हा और फिर फाइनल प्रेसिडेंट बन गए थे 11 दिसंबर को, 2 दिन के बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए थे, तो 2 वाइस प्रेसिडेंट बने थे, एक थे वीटी कृष्णमाचारी एंड अदर वाज एचसी मुखर्जी। दिस टू बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी बने थे, सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव बिकेम द लीगल और द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइजर थे सर बी.एन. राव, राइट। तो आपकी फॉर्म हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वही 6 दिसंबर 1946 को इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। फिर 9 दिसंबर को आपका फर्स्ट मीटिंग हुआ, फिर आपका दूसरा मीटिंग हुआ 11 दिसंबर को। 13 दिसंबर को इसके भी 2 दिन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन क्या है, ये वो एक तरीके से इट वाज अ फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट कैसे होगा उसकी पूरी फिलॉसफी थी। इसको हम ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जिसको इंट्रोड्यूस ड्राफ्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसको अडॉप्ट कर लिया गया था ऑन 22 जनवरी 1947। 13 दिसंबर को ये इंट्रोड्यूस किया गया और 22 जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो किस पर बेस्ड है, किस डॉक्यूमेंट पे, तो वो उसका आंसर यही है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ठीक है। The assembly comprised the representation of all the sections of Indian society, Hindu, Muslim, Sikh, Parsi, Anglo-Indian, Christian, SC, ST, even including women of all these sections. तो असेंबली में सबको, जितने भी सेक्शंस थे कंट्री के, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, किसी भी कास्ट का हो, SC, ST, सबको दिया गया। इवन जितनी भी सेक्शंस की विमेन थी, विमेंस को भी इक्वल इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया था असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, राइट। अब देखो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान प्रेजेंट किया गया था। दैट वाज फॉर द क्रिएशन ऑफ 2 डोमिनियंस, 2 अलग अलग कंट्रीज़ को फॉर्मुलेट करना है, एक है इंडिया और एक है पाकिस्तान। 4 जून 1947 को इंडिपेंडेंट एक्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। 18 जुलाई को ये आपका एक्ट पास हो गया था और फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन फोर्स हो चुका था। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 असेंबली वॉज मेड अ फुल्ली सॉवरीन बॉडी। इस एक्ट के थ्रू जो हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको पूर्ण रूप से एक सॉवरीन बॉडी बना दी गई थी। अच्छा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से क्या क्या हुआ था हमारे इंडिया के अंदर?
इस एक्ट ने डिक्लेयर करा था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अब से एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, सॉवरीन स्टेट है फ्रॉम 15 अगस्त ऑनवर्ड्स। इसने 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस क्रिएट कर दिए थे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, ठीक है। दोनों ही डोमिनियंस को एम्पावर किया था कि दोनों ही डोमिनियंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने अकॉर्डिंग अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती हैं। किसी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो भी एक्ट अब तक चल रहा था उसको रिपील कर सकती हैं। इवन ये जो इस वक्त करेंटली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है उसको तक वो उसको रिपील कर सकती है, ये पावर दी थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने, ठीक है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस था उसे भी अबॉलिश कर दिया था। और इस एक्ट के थ्रू जो एक 182 ईयर्स से जो ब्रिटिश रूल चला आ रहा था उसको इट ब्रॉट टू एन एंड, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था, ब्रिटिशर्स वापस लौट गए थे, ठीक है। तो अब इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक सॉवरीन बॉडी बना दिया था, ठीक है। दिस असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई थी, एंड बीइंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी ये फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया बन गई थी। फ्री इंडिया मतलब डोमिनियन इंडिया, ठीक है। अभी वाइस रॉय हुआ करते थे अभी भी हमारे यहाँ। फर्स्ट पार्लियामेंट बन गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ फ्री इंडिया। When assembly was acting as a constituent body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, ठीक है, क्योंकि वो उसके प्रेसिडेंट थे। And when assembly was acting as a legislative body, it was chaired by G.V. Mavalanकर। तो जब क्योंकि अब असेंबली को लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया गया है क्योंकि ये पहला पार्लियामेंट बन गया, तो जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह एक्ट करता था तब उसको चेयर करते थे G.V. मावलांकर। G.V. मावलांकर कौन है मैं आपको बता दूँ, ये हमारे इंडिया के पहले स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर हैं G.V. मावलांकर। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी एक्ट करती थी देन इट वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड व्हेन इट यूज्ड टू एक्ट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी देन इट वॉज चेयर्ड बाय G.V. मावलांकर। और ये सब 26 जनवरी 1949 तक कॉन्टिन्यूड रहा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं कर लिया गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे तक। अब और इसके अलावा कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो देख लेते हैं। इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन and enacting of ordinary laws, the Constituent Assembly also performed the following functions. It ratified the India's membership of Commonwealth in 1949. इंडिया कॉमनवेल्थ का पार्ट बन चुका था 1949 में, उसकी मेंबरशिप अक्वायर कर ली थी हमने। It adopted the national flag on 22 जुलाई 1947. 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया था। इसके अलावा इट अडॉप्टेड अ नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। नेशनल एंथम भी अडॉप्ट किया था, उस दिन हमने नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया था। नेशनल एंथम कौन है, जनगण मन, और नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम, ठीक है। ये हमने अडॉप्ट कर लिए थे, ये सारे काम भी किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। दीज ऑल वर द इम्पॉर्टेंट टास्क। सो इट टुक टोटली 2 years 11 months and 18 days टू बी फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे, ठीक है। ये चीज़ आपको कहते हैं ना कि कंठस्थ याद कर लेनी है। इसकी फर्स्ट मीटिंग कब थी, इसकी सेकंड मीटिंग कब थी, इसके टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट कौन थे, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, इसके लीगल एडवाइज़र कौन थे, ठीक है। इसको बनने में कितना समय लगा था, ये सब आपको याद रख लेना है। कोई भी पूछ लेता है और कभी भी पूछ लेता है, ठीक है। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, आप लॉ के स्टूडेंट हो, आपको याद इसको रखना ही है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टोटल 6.4 मिलियंस का एक्सपेंडिचर लगा था, ठीक है। इतना खर्चा हो गया था इसको बनाने में। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑन 24 जनवरी 26 जनवरी से 2 दिन पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे इंडिया का पहला प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। कुछ कमिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कुछ मेजर कमिटीज़ थी अलग अलग। कहते हैं ना कि इतना बड़ा काम था ये, देश को पूरे चलाने का एक डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा था, तो उसको बनाने के लिए छोटी छोटी कमिटीज़ फॉर्मुलेट कर दी गई ताकि काम बट जाए और उसको इफेक्टिवली हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सो देयर वर सर्टेन इंपॉर्टेंट मेजर कमिटीज़ लाइक यूनियन पावर्स कमिटी, उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अगेन जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इट वाज हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसकी फ्रेमिंग में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का सबसे मेजर रोल था, आई कैन से। इसके अलावा एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज, सो सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी
जवाहरलाल नेहरू स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी कमिटीज़ थी जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर पाई, ठीक है, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। सो यू हैव टू रिमेंबर कि कौन कौन सी कमिटीज़ थी और उनके हेड्स कौन कौन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली सम प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। देखो उसके कुछ प्रोविजंस जो थे वो 26 नवंबर 1949 को आपके इन्फोर्स हो गए थे। कुछ प्रोविजन, पूरा नहीं हुआ था, याद रखना। द रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। इसके बचे हुए बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस इन्फोर्स हुए थे फाइनली ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। कुछ हो गए थे आपके 26 नवंबर 1949 को और बाकी के बचे हुए सारे हुए थे 26 जनवरी 1950 को। This day, that is of 26 January, is referred to in the Constitution as a date of commencement and it is celebrated as a Republic Day of India. इसको हम commencement date कहते हैं Constitution की, क्योंकि इस दिन से फाइनली कमेंस हो गया था पूर्ण रूप से, इसलिए हम इसको रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। और 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। पहले इसको लॉ डे कहा जाता था, पर अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे कहा जाता है 26 नवंबर को, जिस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट कर लिया गया। प्रीएम्बल में भी लिखा होता है ना, लास्ट में आप पढ़ेंगे, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 वी डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को। अच्छा, 26 जनवरी क्यों चूज़ किया गया था एज अ डेट ऑफ कमेंसमेंट? So the 26 January was chosen as a date of commencement of constitution because on this day in 1930, मतलब 1950 से 20 साल पहले, 1930 बात जाना है, उस दिन पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन इट्स लाहौर सेशन। ये वो 1930 26 जनवरी वो दिन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज से 20 साल पहले यानी कि 1930 में एक लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, ठीक है। इसीलिए इसी डेट को सिमिलरली हमने चूज़ किया फॉर इन्फोर्सिंग आर कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है दैट वाई दिस डेट वॉज चूजन। ऑल राइट, सो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर एंड एट दैट टाइम, जिस दिन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल था, 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे। प्रीएम्बल 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 स्केड्यूल्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि अब करेंटली जितने हैं वो नंबर चेंज हो चुका है। तो आपको ज़रूर याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरिजिनली कितने थे जब ये अडॉप्ट हुआ था और फिर आज करेंटली कितने हैं, ठीक है। अच्छा, प्रीएम्बल के बारे में एक बात बताती हूँ आपको। वैसे तो हम लोग प्रीएम्बल के बारे में एक इन डेप्थ सेपरेट लेक्चर रखेंगे। प्रीएम्बल जो है वो बाकी सारे आर्टिकल, सारे प्रोविजन जब कॉन्स्टिट्यूशन के बन गए थे, फिर एट द एंड प्रीएम्बल बनाया गया था। जैसे हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि सबसे पहले प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सबसे पहले बनाया गया होगा, बट नॉट। ये एक छोटा सा फैक्ट है कि पहले सारे प्रोविजन बना लिए गए थे, उसके बाद प्रीएम्बल बनाया गया था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो सम प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, शॉर्ट टाइटल, टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजंस दैट केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। जैसे हमने अभी ऊपर बात किया कि कुछ प्रोविजंस जो थे वो 26 नवंबर को ही इन्फोर्स कर दिए गए थे। तो ये वो लिस्ट है कि कौन कौन से प्रोविजंस उस दिन आपके इन्फोर्स कर दिए गए थे। तो सिटीजनशिप का, इलेक्शन का, प्रोविजनल पार्लियामेंट, शॉर्ट टाइटल, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो 26 नवंबर को इन्फोर्स हुए थे। और इसके अलावा बाकी जितने भी थे वो आपके 26 जनवरी 1950 को हुए थे, ठीक है। ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फॉर अ सॉवरेन नेशन। इट हैज़ अराउंड 1,45,000 वर्ड्स। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया का, ये बहुत प्राउडली कह सकते हो, ये दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ अ सॉवरेन नेशन एंड इसमें अराउंड 1,45,000 वर्ड्स हैं, ठीक है। ये बात फैक्ट्स के लिए, आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन, ठीक है। इसमें टोटल 1,45,000 वर्ड्स हैं एंड वन थिंग टू बी नोटेड, इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अलाबामा स्टेट ऑफ यूएस इन द वर्ल्ड। देखो, वैसे तो हम लोग यही बोलते हैं कि सबसे लंबा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का है, लेकिन ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट है अलाबामा का। देखो, अलाबामा एक सॉवरेन नेशन नहीं है, वो एक रिपब्लिक नहीं है, वो एक यूएस का एक स्टेट है, ठीक है। तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा है। तो अगर हम बात करें कि एक स्टेट की एक एक्टिव लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो अलाबामा का है, अ स्टेट ऑफ यूएस। अगर हम सॉवरेन नेशन की बात करें उसमें सबसे लंबा, सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है हमारा
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखना। करेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रीएम्बल, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, 5 appendices and 104 amendments and 470 articles। तो हम लोग लास्ट में ये जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एट प्रेजेंट एक प्रीएम्बल है, 25 पार्ट हैं जो कि पहले जब अडॉप्ट किए तब 22 थे, फिर 3 बढ़ा दिए गए हैं अमेंडमेंट्स के थ्रू, 12 शेड्यूल्स, पहले 8 शेड्यूल थे, अब आज की डेट में 12 शेड्यूल हैं, 5 अपेंडिसेस हैं, 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं अब तक, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एज ऑफ लास्ट 25 जनवरी को हुआ था, और 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं। इनिशियली देवर 395 आर्टिकल्स और करेंटली देर आर 470। इतने आर्टिकल्स एक ना एक कोई अमेंडमेंट के थ्रू, कोई ना कोई चेंजेस के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं, और अभी करेंटली वी आर हैविंग 470 आर्टिकल्स। तो ये था आपका पूरा मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी नोन। सब कुछ लिख लो, अच्छे से लिख लो। पहले देखो क्या करना है, 2 बातें। पहला, आप लोग लेक्चर पढ़ रहे हो ना, तो या तो ऐसे फ्री में आप लोग के पास, जैसे कहते हैं ना कि आप लोग के हर व्यक्ति अपना अपना दिन का स्केड्यूल बनाता है, तो अगर आपको ब्रेक मिल रहा है ना, तो आप कुछ ऐसे फालतू की वीडियो देखते हो तो इसको देखो, 1.5 की स्पीड से देख लो चाहे तो, एक जिस्ट लेने के लिए। कुछ तो दिमाग में घुसेगा कि एक्चुअली इस लेक्चर में होने क्या वाला है, ठीक है। जब 1.5 में देखोगे तो आपका टाइम स्पैन भी कम हो जाएगा और आपको पता चल गया। अब आप इसका प्लान बनाओ कि मुझे ये चीज़ पढ़ना कब है, ये टॉपिक को। फिर आप साथ साथ में इसके नोट्स बनाओ, जो आपको यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा है वो बनाओ, ठीक है। वो बना लिया, पढ़ो उसको खुद से, अब समझ में आ गया। अब इसको एक बार खुद से लिख के देखो। मेरी बात, मतलब मेरा यकीन मानो, आप लोग इसको नहीं भूलोगे, क्योंकि ये अगर आप एज अ स्टोरी आप इसको कहते ना कि आप इसमें अपना इंटरेस्ट लेके पढ़ने की कोशिश करोगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारा संविधान कैसे बना, जिसके थ्रू हम लोग आज रह रहे हैं, हमारे सारे राइट्स हमें मिले हुए हैं, ठीक है। ये कंट्री रन कर रहा है। सो वी रियली नीड टू नो ऑल अबाउट इट्स हिस्ट्री, इट्स मेकिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर गाइज। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। फॉर एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो यू कैन गिव इट अ लाइक एंड you can as well share it with your friends. And if you are new one watching it for the first time, you can subscribe it for more such important videos and lectures. So this was it, everyone. Take care of yourself. I'll meet you up soon with the next video with the next legal content. Till then, have a good day. Bye bye.